नमस्कार आणि येवकार सगळ्या प्रेस भावांक गोंयकारांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हाजीर आसात श्री प्रवीण चक्रवर्तीजी जे AICC चे डेटा एनालिटिक्स जे आमचे विंग आसा ताजे ते चेअरमॅन तसेच आमच्या बरोबर आज PCC चे जनरल सेक्रेटरी बाब अर्चित नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब विरेन आणि आमचे कोलतारीचे लीडर बाब ओलेन्स आणि कॅन्डिडेट बाब ओलेन्स सिमॉस आज ही प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करतले आमचे AICC चे प्रवीण चक्रवर्तीजी पण तुमका थोडक्यात सांगता की आज ज्या हिशोबान आणि ज्या पद्धतीन हे अडानी सरकार बीजेपी सरकार म्हणना हे अडानी सरकार जे मॅनिप्युलेशन चल्ला जे पूर्ण देशभर आज तुम्ही पळयत जाल्यार जे स्कॅम चल्ल्या जे गरीब जे साधारण लोकांनी पैसे इन्वेस्ट केले LIC जावं किंवा SBI जावं त्या लोकांचे आज पैसे कसे काबार करता हो मोदी आणि अडानी सरकार 2014 च्या इलेक्शनान जेन्ना मोदी आपले मित्र या अडानीच्या चॉपरान जेन्ना भोंवतालो म्हाका दिसता तेन्नाच हे डील जाल्ले कित्याक 2014 च्या इलेक्शनान हे बीजेपी प्रोपोगंडा मशीन तेन्ना पूर्ण देशभर कोल स्कॅम कोल गेट म्हणून पूर्ण देशभर ताणी बोवाळ घातलो आणि सांगले की कोल स्कॅम जे आसा आमी येतकी जे सगळे बंद करतले आणि हे कोल स्कॅम भायर काडटले पण अक्षरशः इलेक्शन जावन जेन्ना हे पावरान आयले हांचे खरे चित्र कितें भायर सरले आणि ते म्हणले कितें की बॅक डोरान अडानी कडेन हांचे डिलिंग जाल्ले आणि कशे ताणी ह्या देशाक आणि ह्या गोंयांक काबार केले ते हांव तुमकां सांगता गोंयच्यो भारताच्यो ज्यो कोल मायन्स आशिल्ल्यो पळय त्यो आनी मोदी सरकारान बंद उडयल्यो कित्याक ताचो वेस्टेड इंटरेस्ट कितें आशिल्लो कित्याक ताणें अडानीक सांगिल्लें की तूं वच आनी ऑस्ट्रेलियाक आनी इंडोनेशियाक कोल मायन्स घे सो एका वटेच्यान ताणें देशान ज्यो कोल ब्लॉक्स ज्यो चालू आशिल्ल्यो कोल मायनी ज्यो चालू आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्यो आणि अडानीक सांगले की तू ऑस्ट्रेलियाच्यान कोल हाड आणि इंडियेक सप्लाय कर पयर जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी कमिशनाचे जेन्ना पयर प्रेझेंटेशन जालें तेन्ना त्या प्रेझेंटेशनान ताणी क्लियर सांगले की आज 6% टॅरिफ हायक जावपाक जाय गोंयांत आणि ताचे रिजन कितें तो म्हणटा की कोल प्राइसीस हॅव गॉन अप आज देशभर 66% पावर जो आसा तो कोल बेस हा म्हणजे थर्मल पावर प्लांटाचेर आज पावर तयार जाता आणि हो कोल सप्लाय करता कोण अडानी म्हणजे इनडायरेक्टली बॅक डोरान अडानीची बॉल्सां भरपाक तो आज गरीब लोकांच्या साधारण गोंयकारांकडल्यान ते पैसे काडपाक सोदता एका सायडीच्यान बाय इन्क्रीज ऑफ पावर टॅरिफ आणि ते पैसे काढून कोळसो वाडला कोळाची रेट वाडला म्हणून अडानीच्या बॉल्सान करपाक सोदता सो हाजेर विस्तारान आमचे AICC चे चेअरमॅन प्रवीण चक्रवर्ती तुमकां डिटेलान सांगतले तशेंच मागीर बाब ओलेन्स सिमॉस की अडानी आणि गोंयचे बाबा कितें नाते हे बीजेपी सरकार कशें गोंयकारांक फटयता हे ते एक्सप्लेन करता. Good afternoon. On behalf of the Congress Party and the All India Congress Committee, I thank you all for coming for this very important press conference. Now, it is very rare for any political party, and certainly the Congress Party, to convene a press conference to speak about one corporate or one individual. Normally, that never happens. But it is in the larger interest of the country and certainly in the interest of Goa, we are forced to do this press conference. And not just us, the entire world today is talking about one individual in the corporate India, which is Mr. Gautam Adani. Now, why should we talk about Mr. Adani? How does it affect every single Goan and every single Indian? That is what I wish to explain to you today. Let us start with the basics. Mr. Adani's wealth increased from
$6 billion in 2014 to nearly $150 billion in 2022, in 8 years. 2,300% increase. He was the 609th rank in the world's richest people list in 2014. In just 7 years, he became number 2 in the world, second rank. Now, we will be very, very happy if any Indian businessman is doing very well and is successful in the world. It will be a matter of pride for us. But Mr. Adani's story, Mr. Adani's rise, has become a matter of shame. Why? Because Mr. Adani's rise and growth did not come from his merit as a business person. It came because of two main factors. One, what I call Modi Dosti, this friendship with Mr. Modi. Second is share price manipulation. These are the two reasons why Mr. Adani went from 609th rank to second rank in the world's richest list in the matter of 7 years. What is Modi Dosti? Biggest SEZ, biggest private port, biggest container port, 13 ports and terminals, 7 airports, biggest coal importer, biggest coal miner, biggest electricity transmitter, biggest electricity distributor, biggest electricity generator, biggest airport operator, biggest distributor of apples, biggest distributor of cooking oil, big player in data storage, big player in defense equipment and national security, second biggest producer of cement, 18 road projects, all in the last 8 years. How? Modi Dosti. Prime Minister Modi's foreign policy is nothing but Mr. Adani's foreign expansion business policy. Why do I say this? Prime Minister goes to Japan, Mr. Adani gets a freight contract. Prime Minister Modi goes to Bangladesh, Adani gets a power contract. Modi goes to Israel, Adani gets a port there. Modi goes to Sweden, Adani gets a defense contract in Sweden. India's Ministry of External Affairs has become Adani Group's Department of International Business Development. ED and CBI raided the owners of Mumbai Airport. Soon after that, Adani is given the Mumbai Airport. In fact, I landed in Goa's new Mopa Airport, and I'm sure it will soon be taken over by Mr. Adani, if it is not already in the works yet. This is happening throughout the country, and this is entirely because of Modi Dosti. Now, the second reason is share price manipulation, share market manipulation of Adani shares. Now, most of you would have heard about this report from a company called Hindenburg in America. Hindenburg report said that Adani Group's share price was manipulated by his brother Mr. Vinod Adani through Mauritius companies, basically by round tripping of money. What they did was they were signing contracts through Modi Dosti. Using those contracts, they went to banks and borrowed money. They used that money to send it to his brother in Mauritius, and his brother bought Adani's shares in India's stock market. Share value went up. Now, when the share value went up, he used the increased value and again went back to the banks and borrowed more money and used more money to send to his brother, and the money came
and they bought more shares. This is what happened in the share market. Now, whatever Hindenburg report published or pointed, guess what? The SEBI, Securities and Exchange Board of India, our own regulator of the stock market, 2 years ago, they started an investigation into Adani shares exactly on these matters. 2 years ago, in July 2021, the finance minister told the parliament that there is a SEBI investigation. After 2 years, where is that investigation? If SEBI had done its job properly, we don't need a foreign company to tell us about the share market manipulation of Mr. Adani. So, the Indian regulators, such as SEBI, have been silenced. And what happened after the Hindenburg report came out? Adani share price collapsed. Tanked. What did the government do? The government, not Mr. Adani. Adani share price collapsed, but what did the government do? They asked LIC, Life Insurance Corporation of India, to use their money to buy Adani shares and support it. Now, whose money is LIC investing? It is LIC policyholders' money. There are 5 crore families in India that have invested their savings in LIC. I'm sure many of you have invested your savings in LIC. Many families in Goa have invested their savings in LIC. Why does somebody buy an LIC policy, tell me? It is because in an unfortunate event of death in their family, life insurance policy will support their family. So people buy LIC policy to insure against the unfortunate death of someone in their family. What did the government, Modi government do? They used savings meant for death, unfortunate death of an Indian family, to use that to keep Adani shares alive. So that is what LIC money was. And similarly, State Bank of India, where most of us have our savings, has been used to lend money to Adani. In fact, in Goa, there is a particular problem about coal transportation. Where is the coal coming from? That is being transported through Goa. It is coming from Australia. How did Adani get coal in Australia? Prime Minister Modi went to Australia. Then State Bank of India gave a loan of $1 billion to Adani, and Adani started to extract coal. And using that, you in Goa are being affected now. This is the connection. Mr. Rahul Gandhi raised this issue in Parliament. उन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा प्रधानमंत्री से कि आप कितनी बार विदेश गए? अडानी जी इसके बाद आपके साथ कितनी बार आए? उसके बाद उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिला? सिंपल सा सवाल है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। Prime Minister Modi did not answer, but what did they do? They removed Mr. Rahul Gandhi's remarks from Parliament speech, expunged. ये क्या इसमें गाली दिया था क्या? नहीं ना? Was there anything unparliamentary in these questions? No. What was there to expunge? So not only Pradhan Mantri ji did not answer the question, they expunged the entire speech from Parliament. It is our responsibility to let the people of India know that you may expunge this in Parliament because you control Parliament, but we will not let that be hidden from the people of India. But I will also tell you this. Foreign media
and foreign investors are not keeping quiet. Foreign media such as respected media publications, Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, New York Times, Washington Post, Reuters, Economist, all respected business publications. You know what they have done? They have carried a story about Modi and Adani every day for the last 2 weeks. Every day since the Hindenburg report came out. That is how important this story is. This is how important a global development this is. And they can try to suppress all of this in India, but you cannot run away from foreign press or foreign investors. Now, many people ask, is this issue mainly a share market issue? Why should the average Goan or average person, Indian, be concerned about this issue? Is it an Aam Aadmi issue? Now, it is very, very important to know that this is actually an Aam Aadmi issue. This is an average Goan issue, and I will explain how. When foreign press and foreign investors raise this question, you know what the Financial Times said? They warned the foreign companies, be careful about entering India. What did the Economist magazine say? India's infrastructure story is over because of the Modi-Adani friendship. Other private players, because India has many, many very good private companies, other private players are not investing. Why? Because they are saying everything will anyway go to Mr. Adani and we will be harassed if we take a contract. What does this mean for the average person? This means there is no investment, which means no jobs for states like Goa, which depend on tourism a lot. If your foreign investment, foreign media is raising alarm about the entire situation in India, you will suffer directly. And of course, needless to say, there is also the coal transportation issue in Goa, about which my colleague will speak now. But the largest point we have to understand is this concerns every single Indian, which is why a few days ago there was a raid on the BBC in Delhi and Mumbai by the government, because the government thinks that, oh, we can control the foreign media just like we control Indian media. And I know none of you are directly willing or be ready to be controlled. But aap sabka majboori hai. And the raid on the BBC was a signal to foreign media by the government. But this is a very, very important global issue, and the Congress party is demanding a JPC, Joint Parliamentary Committee, to investigate this matter. Why is the Modi government shying away? They have a majority in Parliament. A Joint Parliamentary Committee will have members from all political parties. And as I explained, this is not just a financial issue, a stock market issue, or an economic issue. This is a political issue. And so, it is only right that we have a joint parliamentary committee to investigate this matter. And if Mr. Modi has nothing to hide, since they have a majority in parliament, let them agree to it and let everything come out in view. Thank you. आयज जे आमचे प्रतिनिधीन सांगलेले आसा की हो सरकार जो आसा हो अदानी सरकार आसा आणि फाटले काय 5 ते 8 वर्सां गोंयांत तांच्यांनी दोरयो न्हंयो आमचे युनेस्को सायट दोंगरां सगळे अदानीक विकलेले आसा
आम्ही पळयलेले आसा की पोर्ट जो आसा, जो ट्रस्ट आशिल्लो तो ऑथॉरिटी केलो आणि आयज तो प्रायव्हेट पोर्ट जाल्लो आसा, तो चलयता अदानी. आणि पोर्टाचे लिमिट्स पळय आसा ते सीझरेपी प्लॅनाचे दाखोवना, पूण जे पळय लिमिट्स आसा ते आता सद्याक म्हणटात की एज पर द न्यू ऍक्ट की 50 yards फ्रॉम द हाय टाइड लाइन बिलोंग्स टू द पोर्ट. म्हळ्यार आमचो कोस्ट लाइन आयज विकलेलो आसा. दोर्यो पोर्ट लिमिट आमकां दोर्यो म्हणटा पोर्ट लिमिट्स म्हळ्यार आमकां आयज गोंयकारांक थिंगा रायट नासलो थिंगा दोर्यान वचपाक. न्हंयो न्हंयो विकल्यो नॅशनल वॉटरवेज ऍक्ट पास करून आता म्हादय डायवर्ट करता. आता एक्विजिशन जावंक ना, कांयच जावंक ना. आयज हालींच आमचे थिंगा गांवचे लोक वेलसांवचे प्रोटेस्ट करता रेल्वेचेर. एक्विजिशन जावंक ना, कांय जावंक ना, वर्क परमीट ना, टेंडर ना, पूण दादागिरीन काम चलता. सुप्रीम कोर्टाने ऑर्डर दिलो की तुम्ही शिफ्ट करा म्हणून तुमचे डबल ट्रॅकिंग, तोरी आयकना. पुढे सारखी हुकुमशाही झालेली आसा. आणि आमचो सीएम जो आसा हो सीएम न्हू, हो सीओ कसो आसा अदानीचो. जे अदानी सांगता तो करता. सगळे डिपार्टमेंट पुलीस सगळे जाले अदानीचे. गोंयकारांक आयज उठपाची गरज आसा आणि पडपाची गरज आसा की आयज हो एक मनीस अदानी आख्खी आयज गोंय काबार करतलो आणि आयज डेमोक्रेसी काबार करतलो. कित्याक जे पळय केला तेंच्यांनी नाटकां ती अदानीचेच पयशे आमी एलिगेशन करता. सो हे सगळे पळय जालेले आसा. हे गोंयचे सीएमान चिंतपाची गरज आसा की गोंयकारांक आयज कांयच ना. आयज ट्युरिझम पळय आमी डिपेंडंट आसा ते आमी सोंपतले. ट्युरिझम फिशरीज तेय सोंपतले. मोपा एअरपोर्ट पळय केला तेंका तो चालू जाला आणि दाबोली शटडाउन जातलो. कित्याक कोस्ट लाइन जो आसा तो अदानीचो आसा ऑलरेडी. ट्युरिझम आनी सावथानी खंयचे वतले. सो ते जाणा सिस्टमॅटिकली जाणा की हे सगळे आयज अदानीक विकपाचे आसा. आणि गोंयकारांनी आयज हेजो विस्तार करचो पडटलो आणि चिंतचे पडटले की हे आयज चड जालेले आसा. आणि तसो तो सांगता की आमची एसबीआय बँक LIC ती कॉलेप्स जावपाची शकता या अदानीक लागून. सांगितले म्हणून ते बरोबर. एनी क्वेश्चंस? अमित, आपने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जो रामदेव बाबा का शिविर हो रहा है. Very first, we'll have questions on related to this press conference. It will answer. अमित, क्वेश्चन ट्वीट किया है जो रामदेव बाबा का शिविर हो रहा है, उसमें स्कूल, कॉलेज और एनसीसी के बच्चों को लाया है, सेल्फी निकालना, क्या करें? See, time and again, we have been saying that this government is an event management government. Swearing in झाले 18 मिनिटाचे 150 कोटी रुपये पडले. हिंदी में चाहिए. So, ये सरकार every पावलाक, every time they have become an event management company. He is in direct charge of the chief minister. Yoga Day they wanted to celebrate. Some private organization wanted to have a yoga event on Miramar Beach. Later on they came to know that तुम्ही बाबा हाजिरी ना, लोग योगा रेडी ना. म्हणून आता गव्हर्नमेंट सर्क्युलर काढला. Ramdev Baba institution is government. If Ramdev Baba wants to have a yoga event, why he is forcing the teachers and all the education staff to go and attend? अरे कोणाचे कष्ट पैसे ते? ते लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुवें करचें आशिल्लें स्कुलांनी. सो सांगपाचें इतलेंच की हे जे सरकार आज चल्लां हांगा स्टेटान आसूं किंवा सेंटराक आसूं, हे आज बारीक जनतेक काबार करतात. जसे ताणे सांगले की अडानीचे ताणे जी होल पिक्चर, होल स्टोरी दिल्या पयली, इट इज द सेम मॉडेल इन स्टेट ऑल्सो अँड इन सेंटर ऑल्सो. अदानीच्या बाबतीत गोव्यात फक्त पत्रकार परिषद घेणार की त्यांच्या जे इन्स्टिट्यूट आहेत त्यांच्यावर आंदोलन होणार किंवा कसं सुरू होणार? सी, आय थिंक काँग्रेस वॉज द ओनली पार्टी ज्या पार्टीने आपल्या मॅनिफेस्टोमध्ये घातलं होतं. When our leader Rahul Gandhi came to Goa, he in a public meeting he had said that we will not allow Goa to be a coal hub. See, you have to understand the nexus. I mean,
as Praveerji has explained, there's a nexus, direct nexus between Adani and Modi. And how it is? As Goa government wants to increase the tariff of power or electricity, कोणा इफेक्ट जाता तो? बारीक सामान्य मनशाक अरे आज तुमचो तो मोबाईल सुद्धा चार्ज करपाक पावर जाय बरे. सो ते सांगता कितें की आज पावर टेरिफ गोवा गव्हर्नमेंटान कमिशनाक घातला की 100% पावर टेरिफ वाडोवचे म्हणून. रिजन कितें? दे आर सेइंग कोल जो पळय येता आमचो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ बायिंग, बिकॉज गोवा इज नॉट अ पावर जनरेटिंग स्टेट, 100% आम्ही घेता. सो ते म्हणटा की जो पावर कॉस्ट आसा पयली दॅट हॅज गॉन अप. व्हाय इट हॅज गॉन अप? बिकॉज ऑफ कोल प्राइसेस हॅज गॉन अप. नाउ व्हाय द कोल प्राइसेस हॅज गॉन अप? यू हैव टू अंडरस्टँड, as he rightly explained and as Bob Olenshire told you, that this coal which was actually getting generated from India तो burn गेला न्ही, because अदानीची बॉन्ड्स भरपा जाय कशी ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियान कोल हाडप आणि हाय प्राइसाक विकप. खंय विकप? NTPC, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन, who is generating the power and supplying to states, ताका विकता. सो एका साइडीच्यान आमचे पैसे काढप, साधारण मनशाच्या बॉल्सांतल्यान पैसे काढप, सेम पॉवर टॅरिफ वाढला आणि ते खंय चालले इनडायरेक्टली ते अडानी बॉल्सान चालले. सो काँग्रेस पार्टीन आपल्या मॅनिफेस्टोन सुद्धा घातिल्ले, आमचे राहुल गांधी लिडरांनी सांगितले की आम्ही कोल अप जावपाक दिवचे ना. आमचे जे लीडर आसा फ्रॉम दॅट every day they are fighting, every day they are there on the road. In fact, I had gone with our MLA, I had done there. अरे ते अक्षरशः दादागिरी चलल्या. लँड एक्विजिशन ना, that side if you see, it has got heritage houses, 400 वर्षा 500 वर्षा पयलींची घरां आसात. Now very interesting, you have asked me, I want to ask these 8 MLAs who have defected, तातूंतलो एक रेजिडेंट MLA आहा मरे तुमचो, who in his election campaigning त्या कोलाच्या अगेन्स्ट उलयतालो. Why is he shut today? Where is he? जेन्ना पळय ट्रान्सपोर्टेशन कोलाचे आणि सो दिस हॅज बिकम अ बिझनेस. याचे आज 8 जण गेल्या. म्हजो डायरेक्ट आरोप असा की ते पैशा लागून गेले आणि मे बी प्रोबेबली अडानीने दिले असतले पैसे. कित्याक जो स्थानिक आमदार थंयचो बॉम्ब मारतालो कोळशा लागून पोल्युशन जाता, तो आवाज कित्याक ना आज? खंय रे 7 जण हे 8 जण MLA आज म्हादेचेर उलयना. कित्याक उलयना म्हादेचेर? असेंब्लीनी उलयना ते, बिकॉज दे आर पपेट्स. तो मुख्यमंत्री कसो पपेट जाला पळय सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो, that way these 8 MLAs also are puppets. ना जाल्यार त्या स्थानिक आमदारान उलोवचे कोळशाचेर आणि सांगचे बंद करून टाकूचे मरे. इलेक्शना पयलीं तू लोकां बरे गेला आपण कोल बंद करता म्हणून. आज भया तेणे असे तुमचेर आरोप केला तुम्ही तिकीट दिता आसतना तुम्ही पैसे घेतले. तो नाशिल्लो, व्हायस प्रेसिडेंट आशिल्लो मरे तो पार्टीचो, म्हणजे तोय इन्वॉल्व आशिल्लो तर. अरे तिकीट दिता आसतना व्हायस प्रेसिडेंट कोण आशिल्लो पार्टीचो, म्हणजे त्याने घातले मरे पैसे. तुमच्या सिनियर लिडरांना नाही केले. हांव तुका प्रश्न विचारता की कोणे वाटले तिकीटी? जर तो आरोप करता, तो जर आरोप करता म्हणजे तोच आशिल्लो मरे भागीदार. ते ताका विचारचे पडटले. नाव सांगची, नो आय वॉन्ट टू नाव सांगची कोणाक दिला पळय ते. ते विचारले तुम्ही ताका. आणि दिवची नाव आणि अमाउंट बीन तू मागता तो दिवचो. पावर सुद्धा श्रीलंका जबरदस्ती दिवपाक अदानी दिवपाचे तेजे कितें म्हणल्यार? See, as he said, अडानी बांगलादेशाक वता थंय ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा, इस्रायलाक वता थंय ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा. सो he is using Modi's good office and that nexus to get all the contracts. ना सिंपल तुका सांगता, आमचे लिडरान राहुल गांधी एक प्रश्न केल्लो पार्लमेंटान, ते सरान ऑलरेडी सांगला की अदानी मोदी प्रायम मिनिस्टर मोदी खंयच्या कंट्रीक वता ताजे कितले दीस पयलीं अदानी वता हे सांगचे पार्लमेंटान. पार्लमेंटान ताणें लोकसभेन म्हणला मोदी बरोबर कितले फावटी अदानी ट्रॅव्हल केला आणि मोदी आणि अदानी वतकीच कितले फावटी ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा हेजो एक स्टॅटिस्टिक्स पार्लमेंटा फुडें प्रोड्यूस करचो. हे जेन्ना आमच्या लिडरान म्हणले, जाल्ले कितें त्यांच्या बरोबर, त्यांचो जे सगळे जे स्टेटमेंट आशिल्ले, क्वेश्चन्स आशिल्ले, नन ऑफ दॅट वॉज पुट ऑन रेकॉर्ड ऑफ द पार्लमेंट. हे मागीर
सगळ्यांनी बोवाळ केलो पण तरी हे जे प्रश्न आशिल्ले ते रेकॉर्डार घालूना म्हणजे कितें म्हणजे दाल में कुछ काला है म्हणजे नियत में खोट है आणि ह्या कारणा खातीर आम्ही पळय काँग्रेस पार्टी आम्ही असले ते मायक ऑफ करतले आणि ऑन रेकॉर्ड घेवपाना आम्ही असले एका भिना बिकॉज वी नो द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल पार्लियामेंट इज अंडर देयर कंट्रोल बट द ट्रूथ इज ऑन आवर साइड आमकां खबर आसा लोकांक खबर आसा सत्य कितें तें आणि सत्य जे आसा पळय ते आम्ही लोकां फुडें हाडत रावतले आणि येता ते निवडणुकीक 2024 हांव तुमकां सांगता लोक दाखयतले लोक तांकां दाखयतले आणि हे नेक्सस आसा आणि मोदी दोस्ती आसा पळय तांकां घरा धाडपाचें काम आमी न्ही तुमी करतले. Alessio, I think issue in when it comes to your constituency. Let me answer the Sri Lanka question. Sri श्रीलंका देखिए श्रीलंका में क्या हुआ वो श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन उनके पार्लियामेंट कमेटी के सामने बोला कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अदानी जी को देना है. ये श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बता रहा है कमेटी के सामने. दिस इज नॉट इंडिया. वी आर नॉट सेइंग दिस इज नॉट सेड बाय द ऑपोजिशन पार्टी. इज श्रीलंका. And why? Because the electricity prices are much higher, so that Adani ji can charge much higher electricity prices to the Sri Lankans. And ये सिर्फ श्रीलंका में ऐसे नहीं हुआ. बहुत सारे न्यूज स्टोरीज आया है. बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, हर देश में मोदी जी जाता है उसके बाद अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट जाता. Alessio, when we talk about your constituency, in Ahmedabad, so your MLA seems to be as far as the railway tracking issue is concerned. Like, आणि तो हिल काटिंग इश्यू झाला होता. आता कितें आमचो एमएलए जो आसा जिखूनच बीजेपीन उडकी मारली ती बरी आसा. जे आमी कितले पळय मेमोरेंडम पळय तेका दिता जे पळय चल्ला आयज रेल्वे दादागिरीन काम चलयता. कलेक्टर बरयता पुलिसाक पीआयक एफआयआर रजिस्टर करपाक आर्गेनाचेर एफआयआर रजिस्टर जायना. पीआय आनी डेप्युटी कलेक्टर मुर्मुगांव दोन्ही हातीन हात आसा आणि जे आर्गेन इलिगलिटीज करता ते तांकां सपोर्ट करता. काल कितें जालें ते पळय प्रायव्हेट ओनरान डिमार्केशन केलें. पीआय येता तो नीज हा तो काढता तांकां वच काम कर म्हणटा. पीआय सांगता म्हणजे दादागिरी. पीआय सपोज टू प्रोटेक्ट द विलेज पण पीआय दादागिरीन डिमार्केशन फोडटा आणि वच म्हणटा इन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर ऑफ मुरगांव तालुका. म्हणून हे पळय हुकुमशाही जालेलें आसा. हे हितून एमएलए जो आमचो आहा तो निरोधक आहा तो फकत बिजी आहा आपल्याची गॅम्बलिंग गँग चालू करपाक. Kortani is a hub of illegalities under the leadership of the present MLA. So, and तितून आमचो पीआय आणि डेप्युटी कलेक्टर एक भागाक आसा. We spoke about gambling then. सगळ्यांक खबर आसा कितें चलता पळय हितून कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन मडको कोण चलयता गॅम्बलिंग कोण चलयता ड्रग्स एक्सेस कशें चलता सगळें चलता आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. पण कोणाचे एक्शन जायना. कंप्लेन मारल्यार कंप्लेन एक्शन जायना. पण एफआयआर फस्टाचेर जाता रजिस्टर. जो कोण राखता पळय गांव तेचेर एफआयआर रजिस्टर जाता. पण जो पळय हे कन्विक्ट आहा मॅक्सिमम रिकॉर्ड जाला आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी. मॅक्सिमम रॉबरीज आर टेकन प्लेस इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर द लास्ट 8 months. रिकॉर्ड घालून पळया. चेन स्नॅचिंग मर्डर सगळे जालेले आसा. काय एक्शन ना. एकलो अरेस्ट ना. ये दोस्ती को आप कैसे एक्सपोज करेंगे? ये दोस्ती I will tell you how it is exposing Goa. अच्छा गोवा इनके क्वेश्चन एंटायर इंडिया में बात होगी. इंडिया में पहले हम आपसे बात कर रहे हैं. पहला स्टेप है. दूसरा देखिए ये अभी देश में ये बात हो तो रहा है थोड़ा बहुत. क्यों?
क्योंकि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया। उसके बाद हमें पता है सारे मीडिया के ऊपर दबाव पड़ेगा, लेकिन हम पब्लिक के लिए सीधा डायरेक्टली पब्लिक को लेके जाएंगे, पब्लिक को बताएंगे थ्रू मीडिया, थ्रू पार्टी नेटवर्क। और हम ये भी करेंगे कि हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए we will continue our demand for joint parliamentary committee to investigate into this. This is just the beginning of our fight to bring transparency about the dealings between Mr. Gautam Adani and the Prime Minister of India. तुझे दोस्ती म्हटली आता this दोस्ती this has to be exposed, and I think media is the only medium where it has to go to the public. कित्याक आता सफरर कोण जातलो अल्टिमेटली सामान्य मनीस सफरर जातलो. आता मी जो सांगे परत एकदा रिपीट करता. See, Adani has got the biggest SEZ. म्हणजे कितें जितल्यो इंडस्ट्रियल झोन जे आहा ते आज बिगेस्ट अडानी कडेन. बिगेस्ट प्रायव्हेट पोर्ट इज विथ अडानी. So जे कितें गुड्स इम्पोर्ट जाता ताचो कंट्रोल अडानी कडेन आहा. डायरेक्ट इम्पॅक्ट ऑन कॉमन पब्लिक. बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट, 13 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, 7 ऑपरेशनल एअरपोर्ट्स. ताणें एक सांगलें की जो गोंयांत नवो मोपा एअरपोर्ट आयला, यू नेवर नो. दिस मोदी गव्हर्नमेंट अरे नाव दिना मरे तुम्ही फटयले मरे गोंयकाराक. कित्याक दिना? मनोहर पर्रीकर नाव दिवपाक तुमकां लज दिसता? वाय GMR अजूनही गोवा न्यू गोवा एअरपोर्ट म्हणतात. घाला मरे मनोहर पर्रीकर एअरपोर्ट म्हणून. सो हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे सगळे नेक्सस मे बी प्रॉब्ली तो GMR कडून अडानी दिवपा आसलो म्हणून नाव चेंज करना आसले. बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कोल, biggest coal miner MDO, biggest electricity transmitter. म्हणजे कितें जे आता टेरिफ पळय वाडोवपाक सोदता तो कोण? हो बिगेस्ट ट्रान्समिटर फॉर पावर, biggest electricity generator, biggest airport operator, biggest distributor of apples. Apple a day keeps the doctor away म्हणून एक म्हणा. म्हणल्यार तू ऍपल सुद्धा खातलो पळय दुसरा सायडीन दवरपा जाल्यार अडानीचे पांय धरचे पडटले. म्हणून अडानीचे ऍपल खावचे पडटले. बिकॉज डिस्ट्रीब्युटर ऑफ एडिबल ऑयल, जी ऑयल आम्ही खाता पळय जेवणाक, बिगेस्ट डिस्ट्रीब्युटर कोण? अडानी. डेटा स्टोरेज बिगेस्ट. सेकंड बिगेस्ट प्रोड्युसर ऑफ सिमेंट. फाल्यां तू घर बांदतलो जाल्यार अडानीचे सिमेंट यूज करपा जाय. कितलेशे आसो म्हणजे हाजो इम्पॅक्ट कोणाचेर जातलो? सी वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट हाजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट जो आहा तो साधारण मनशाचेर जातलो. एडिबल ऑयल, सिमेंट, एप्पल, फाल्यां तांदूळ सगळ्यांक दिवपा तो. पण हे सगळे जे बिझनेस आहेत ते काँग्रेस गव्हर्नमेंटच्या ह्याच्यात ठेवले. अरे हे गेल्या 8 वर्षांत जाल्या. पण हे गेल्या अरे सी देयर इज बिझनेसान सुद्धा growth asta, but not such exponential growth. Your wealth cannot multiply by 2000 times. देखो मैं बताता हूँ हमारा मुद्दा क्या है. मेरे रिमार्क्स में भी मैंने बोला था, अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन इतना बड़ा ग्रो हो रहा है, देश दुनिया में सेकंड रिचेस्ट बन रहा है, हमें गर्व होना चाहिए. हम स्वागत करेंगे उसको अगर ठीक से किया, मेरिट से किया. तो ये हमारा मुद्दा है दोस्ती, बिजनेस नहीं. हमारा मुद्दा हम जो उठा रहे हैं एक दोस्ती है. जब कांग्रेस सरकार थे तब बहुत सारे लोगों को जो बिजनेसेस आ रहे थे कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें से एक अदानी जी भी थे. ये सब जो लिस्ट मैंने पढ़ाया वो सब हुआ पिछले 7-8 साल में, और उसमें 2 साल कोरोना में चला गया. उसके बावजूद इतना ग्रो कैसे हो सकता? मोदी दोस्ती. थैंक यू.
साथियों, एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही बड़ी फिल्म आई थी, हम आपके हैं कौन। अभी उस फिल्म का लगता है दूसरा पार्ट बना हुआ है और देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है सरकार से कि हम अडानी के हैं कौन। हर व्यक्ति यही पूछ रहा है कि भाई हमारा उनसे क्या रिश्ता है कि हमारा सरकार एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे चल रही है। और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है कि जो भी अडानी पे सवाल पूछे, किसने पूछा? राहुल गांधी जी ने पूछा। संसद की कार्रवाई से उन सवालों को अलग कर दिया गया। जो भी अडानी के बारे में वक्तव्य दे, किसने दिया? कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया। उसको राज्यसभा की कार्रवाई से अलग कर दिया। सरकार को क्या लगता है कि आंखें बंद करने से सवाल छूट जाएंगे? सवाल तो आज भी जस के तस बने हुए हैं। और ये आज की विशेष प्रेस वार्ता हम अडानी के हैं कौन सीरीज की प्रेस वार्ता है। एआईसीसी की ओर से देश भर के 23 शहरों में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और मैं आज आपके सामने जो तथ्य और आंकड़े लेके आया हूं, 2 बार तो जब मैंने निकाले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जबकि मैं अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं, पूर्ण जानकारी अर्थशास्त्र के ज्ञाता तो मोदी जी है। साथियों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि शेल कंपनियों से, विदेशी शेल कंपनियों से अडानी ग्रुप को पैसा मिला। हमने सवाल पूछा कि इस काले धन का असली मालिक कौन है? सरकार इसकी छानबीन क्यों नहीं कराती है? सरकार जेपीसी क्यों नहीं कराती है? अरे संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत है, आपके सांसद ज्यादा होंगे, आप डरते क्यों इतना मोदी जी? और आपके डर को मिटाने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा करी। डरो मत, सत्यता के साथ खड़े रहो। आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि टैक्स हेवन कंट्री से अडानी ग्रुप को पैसा मिला? उस पैसे का असली मालिक कौन है? विदेशी शेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है? अरे बात तो आपने करी थी 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि 2021 में 30,500 करोड़ रुपया और 14 साल का अधिकतम पैसा स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा है। हमको कहा गया स्विस बैंकों से पैसा आएगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाएगा। और सच्चाई यह है कि स्विस बैंकों में जमा अपने 14 वर्ष के अधिकतम मूल्य पर है। तो जेपीसी से मोदी जी डरो मत। क्यों डर रहे हो और किसे बचाना चाहते हो? दूसरा, जब यह सब धोखाधड़ी हो रही थी, और मैं आपको आंकड़े दूंगा, तो भारत की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, वो सेबी सो क्यों रही थी? किसके दबाव में सो रही थी? मैं आपको कुछ डाटा देता हूं। 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच, मतलब 25 दिन के अंदर अडानी ग्रुप का 10.5 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ इज इक्वल टू 10.5 ट्रिलियन अडानी ग्रुप की मार्केट कैप में कमी आई। सेबी ने कोई जांच नहीं की। किसका पैसा डूबा? उन छोटे छोटे निवेशकों का पैसा डूबा जिन्होंने बढ़े हुए भाव में अडानी कंपनी के ग्रुप के शेयर खरीद लिए। उसके भाव आधे हो गए, सेबी खामोश बैठी हुई है। जब हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष जेपीसी की मांग करते हैं तो उस मांग को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो खुद आज मार्केट में अपना इंश्योरेंस कराने के लिए घूम रही है कि भाई मेरा कोई इंश्योरेंस कर दो, क्योंकि उसकी हालत अडानी ग्रुप ने यह कर दी। और डाटा के साथ आपको बात करूंगा,
30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए का निवेश LIC का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी में था। कब था? 30 दिसंबर। 15 फरवरी अर्थात 1.5 महीने के अंदर 83,000 करोड़ हो गया 39,000 करोड़, मतलब 1.5 महीने में LIC के 44,000 करोड़ स्वाहा। कौन है LIC का मालिक? वो हर व्यक्ति है, वो हर छोटा छोटा सेविंग करने वाला आदमी है जो अपनी छोटी सेविंग LIC की पॉलिसीज में डालता है। 30 करोड़ पॉलिसी धारक है। उन 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का 43,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में जो LIC ने निवेश किया था वो कमी हो गई। उसका दोषी कौन है? मोदी जी और सेबी ये जांच से क्यों भाग रही है? और तो और अडानी ग्रुप ने जब FPO, जिसको हम कहते फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब FPO इश्यू किया तो LIC ने 300 करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट का भी हामी भर दी। अब आप बताइए, किसी कंपनी के 1.5 महीने में 44,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ गई, वो कंपनी 300 करोड़ रुपए FPO में इन्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। और सेबी और वित्त मंत्रालय खामोश बैठे हैं। हम सवाल पूछते हैं तो उसको कार्रवाई से हटा देते हैं। तीसरी बात, और बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं, 2001 में केतन पारेख के जो घोटाला हुआ था उसमें JPC हुई थी। उस JPC में यह कहा गया कि अडानी समूह के प्रमोटरों ने शेयर बाजार में हेरफेर करने में सहयोग दिया। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि एक कंपनी जो 2001 में केतन पारेख के घोटाले वाले समय से उसको बताया गया कि इसने शेयर बाजार के भाव में उतार चढ़ाव में फेरबदल के लिए एक घोटाला किया, उस कंपनी भी कोई जांच नहीं कराना चाहती। LIC का पैसा 44,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई, सेबी खामोश, वित्त मंत्रालय खामोश, प्रधानमंत्री खामोश। 10.5 लाख करोड़ रुपया छोटे निवेशकों का डूब गया, अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में कमी आई, वित्त मंत्री खामोश, RBI खामोश, सेबी खामोश। इसीलिए देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है हम अडानी के हैं कौन? साथियों, यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मित्रकाल चल रहा है। अमृतकाल सरकार बोलती, पर यह अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? अडानी जी एक बिजनेस में एंटर करते हैं, भारत सरकार उसके 6 महीने बाद उस बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नया योजना, एक सब्सिडी, एक नई स्कीम लेके आ जाती है। उदाहरण देता हूं साथियों आपको, 1 फरवरी को मित्रकाल का बजट आया, 50 हवाई अड्डे नए अनाउंस हुए, किसको संचालन में जाएंगे हमें पता है। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि अब मुझे हाइड्रोजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी और 19,744 करोड़ रुपए का उस पर एलोकेशन हो गया। पहले अडानी स्कीम अनाउंस करता है कि मैं इस एरिया में जाऊंगा, उसके बाद भारत सरकार फंड एलोकेट कर देती है। यह संयोग है या प्रयोग है? हम देश के हर व्यक्ति की ओर से सरकार से पूछना चाहते हैं। हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं। 6 हवाई अड्डों के संचालन के लिए टेंडर आए 2019 में, 6 के 6 एक साथ अडानी को चले गए। बैकडोर से देश का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट कौन संचालित कर रहा है? अडानी ग्रुप। चलो अब बंदरगाह की बात कर लेते हैं। देश के 13 बंदरगाह और टर्मिनल को अडानी नियंत्रित करता है और देश की बंदरगाह क्षमता का 30% संचालन अडानी कर रहा है, अडानी ग्रुप, और 40% जो कंटेनर की आवाजाही है उसका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है। मतलब
देश में 30% जो पोर्ट मैनेजमेंट है वो अडानी ग्रुप के कंट्रोल में है। 40% जो कार्गो मूवमेंट है, जो कंटेनर मूवमेंट है, उसका संचालन कर रहा है अडानी। और तो और जब एक पोर्ट में जिसका नाम है दिघी पोर्ट, सी पोर्ट है दिघी का, वहां पे JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने उस दिघी पोर्ट के लिए बिड भरी संचालन के लिए, उसको मिल भी गई। आनंद फानन में पता नहीं क्या हुआ, वित्त मंत्रालय और जो वाटर फेयर मंत्रालय है, उसने कहा, जहाज रानी मंत्रालय जिसको कहते हैं, उसने उस बिड को वापस ले लिया, वो भी अडानी जी को चले गया। मतलब बिड मिल गई JNPT को, पर JNPT ने कहा अब मेरे से ये नहीं होगा, और वो अडानी जी को चले गया। चलो रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी गए 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल, और जैसे ही वो गए, इजराइल से अडानी का MOU हो गया। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, छोटे हथियार मैन्युफैक्चरिंग। देखो, एयरपोर्ट, पोर्ट, रक्षा, चलो विद्युत की बात कर लेते हैं। यूपीए ने 2010 में बांग्लादेश सरकार से MOU किया कि हम 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। जैसे ही मोदी सरकार आई, ये थर्मल पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा में लगाने का काम अडानी को मिल गया। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का विषय हो, भले ही वो पानी हो, आकाश हो, अग्नि हो, हम कहते हैं ना पंच महाभूत, ये पंच महाभूत को कंट्रोल कर लिया अडानी ग्रुप ने। अब ये संयोग है कि प्रयोग है? और हम किसी व्यक्ति के 609वें स्थान से दूसरे स्थान के अमीर बनने के खिलाफ नहीं है, पर क्या हम देश के स्ट्रेटेजिक इश्यूज को, जिसमें रक्षा, जिसमें पोर्ट्स, जिसमें एयरपोर्ट्स, क्या उसका संचालन हम एक प्राइवेट ग्रुप को दे दें? और ऐसा प्राइवेट ग्रुप जिसको 2001 के चेतन पारिक घोटाले में सेबी ने पता लगाया कि इन्होंने शेयर बाजार में हेरफेर की, क्या ऐसे ग्रुप को देना उचित है? क्यों सेबी और क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खामोश है? क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री खामोश है? और तो और, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि 2014 से पहले अडानी जी, क्यों प्रधानमंत्री जी अडानी के हवाई जहाज में घूमते थे, और 2014 के बाद अडानी जी मोदी जी के हवाई जहाज में घूमते हैं। और जहां जहां मोदी जी विदेश में जाते हैं, जैसे ही वापस आते हैं, वहां से एक बड़ा काम अडानी को मिल जाता है। मैंने उदाहरण दिया आपको इजराइल, मैंने आपको उदाहरण दिया बांग्लादेश। और मुझे यह बताइए, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में अडानी का क्या अनुभव है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अडानी का क्या अनुभव है? एयरपोर्ट मैनेजमेंट में अडानी का क्या अनुभव है? थर्मल पावर मैन्युफैक्चरिंग में अडानी का क्या अनुभव है? तो ये संयोग नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये क्लियर कट प्रयोग है। और ऐसा प्रयोग है जो मैंने आपको पहले भी कहा, जिससे LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के छोटे निवेशक है, उनका पैसा डूब रहा। और ये जो बिजनेस जो अडानी को जा रहा है, ये अगर अडानी को नहीं जाता तो कौन करता साथियों? देश का MSME करता, जो देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। देश के स्टार्टअप्स करते। अगर ये ड्रोन का काम अडानी को नहीं जाता, तो जो स्टार्टअप्स पिछले 20 साल से 10 साल से इस टेक्नोलॉजी को ट्रैक कर रहे हैं, उनके पास ये काम जाता। पर ये काम उनको नहीं गया, ये काम गया अडानी को। तो हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मोदी जी से, देश के वित्त मंत्री जी से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से यह पूछा है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतने डर क्यों रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? हमारे सवालों को कार्रवाई से निकालने से सवाल खत्म नहीं होंगे, सवाल तो और वहां जस के तस खड़े हैं। और जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि आप जितना भी सच को दबाने का, कुचलने का प्रयास करोगे, सच उतना ही तेजी से उफन कर बाहर आकर बोलेगा कि हम अडानी के हैं कौन। सच बार बार ये पूछेगा आपसे कि
कि सेबी देश LIC के जब 44,000 करोड़ रुपए की कमी आई तो सेबी चुप क्यों थी? FPO में 300 करोड़ रुपया LIC इन्वेस्टमेंट को क्यों तैयार हो गई? 10.5 लाख करोड़ रुपया छोटे निवेशकों का क्यों डूबा? ऐसी कंपनी जो 2001 से टेंटेड है, उस कंपनी को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बिजनेसेस भारत सरकार ने क्यों दे दिए? जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के इश्यूज है उसमें मोनोपोलीज एस्टेब्लिश करने की अप्रूवल सब ठीक ठाक है। एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने के लिए आज हम सब लोग निकले हैं। 23 शहरों में 23 जगह ये प्रेस वार्ता साइमल्टेनियसली की जा रही है आज। और जो बड़ा मुद्दा हम उठा रहे हैं वो अडानी समूह के चलते, थोड़ा सा अगर शांति हो जाए, 23 जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं और मुद्दा है अडानी मोदी जी के हैं कौन, हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिससे एक बार फिर से मानस पटल पर अंकित हो जाए कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। अशोक जी अगर आप मेरे लिए माइक थोड़ी देर पकड़ लेंगे तो। ये पहली तस्वीर है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की होड़ में लगे नरेंद्र मोदी जी की है। इस तस्वीर में चित परिचित अंदाज में अपने प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाते हुए अडानी जी के हवाई जहाज में सवार हैं गौतम अडानी और उनके भाई विनोद अडानी जी आपको इस तस्वीर में साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में है। इस तस्वीर को हम लोगों ने कहीं से उठाया नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में तमामों जगहों पर लोगों ने देखी है, यूज करी है, वहीं से उठाई ये तस्वीर है। ये दूसरी एक और तस्वीर है मेरे हाथ में। ये तस्वीर श्री राहुल गांधी जी की है। लोकसभा में उन्होंने इस तस्वीर को दिखाया था। मैं आग्रह करूंगी पीछे के साथियों से प्लीज थोड़ी शांति रखें। लोकसभा में राहुल जी ने इस तस्वीर को दिखाया था और उस पर आपत्ति हुई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक तरीके से उपलब्ध तस्वीर है। आप में से कोई चाहिए गूगल कर लीजिएगा, ये तस्वीर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। ये एक और तस्वीर है। मोदी जी प्रधानमंत्री अब बन चुके थे, पहले तो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे, अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अडानी जी के हवाई जहाज में हाथ हिलाते चिर परिचित अंदाज में मोदी जी। एक और तस्वीर है, मोदी जी निकले, प्रहलाद जोशी जी उनका स्वागत कर रहे हैं, पीछे हवाई जहाज अडानी जी का। एक और तस्वीर है और ये सब पब्लिकली उपलब्ध है, आप लोग में से जो देखना चाहिए ढूंढना चाहिए सब मिलेंगी। एक और तस्वीर है, मोदी जी अपनी 56 इंच की तथाकथित छाती के साथ आगे बढ़ते हुए, पिछले हौसला और हिम्मत बंधाते हुए अडानी जी का एयरक्राफ्ट। फिर अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। यह तस्वीर लोकसभा की है। राहुल गांधी जी बोल चुके थे 7 तारीख को। 8 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय ने वक्तव्य का, राष्ट्रपति के संबोधन का समापन किया अपना वक्तव्य देकर। यह तस्वीर उस दिन की है, लोकसभा की। आपका नहीं पता लेकिन मुझे एक अत्यंत घबराए, एक अत्यंत बौखलाए, जिसका गला सूख रहा था और जो बार बार पानी पी रहे थे, ऐसे प्रधानमंत्री जी नजर आए। क्योंकि डर तो सबको लगता है और गला सबका सूखता है। सारा सदन अडानी पर बोलने की मांग कर रहा था प्रधानमंत्री से, लेकिन 1 घंटे 25 मिनट के भाषण अपने लोकसभा और 1 घंटे 13 मिनट अपने भाषण राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी का कहने की चूने भरी। एक और तस्वीर है, यह आपने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर भी देखी होगी। मोदी जी और उनकी परछाई में अडानी जी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही होता दिख रहा है। और तस्वीर दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि एक बिजनेसमैन है। ये सब मोदी जी की अडानी जी के साथ तस्वीरें हैं। सब लोग उनकी मित्रता को जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि कैसे गुजरात में 2002 में जब बहुत सारे सेक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने मोदी जी से सवाल पूछे थे, तो अडानी जी ने एक राइवल कॉर्पोरेट ग्रुप बना दिया था 2003 में। उसका नाम था रिसर्जेंट गुजरात। और उसी मित्रता का कर्जा उतारते हुए ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के दौरे की है। इसमें मोदी जी हैं, अडानी जी हैं और एसबीआई की तब की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं। आपको याद होगा
एसबीआई ने $1 बिलियन कारमाइकल के लिए लोन दिया था, जो बाद में उनको निरस्त करना पड़ा था अडानी ग्रुप को। ऐसी तमाम वो तस्वीरें हैं मोदी जी और अडानी जी की। गौतम भाई से बहुत प्रगाढ़ता है मोदी जी की, उनके हवाई जहाजों में चलकर वो अपनी कैंपेन करते थे, तो जरूरी था आपको ये दिखाऊं। सॉरी, अब मैं आपसे माइक ले रही हूं। बस एक ही अंतिम तस्वीर मैं दिखाऊंगी आपको, अगर आप इसको जूम करना चाहिए तो मौन जो टूट नहीं रहा है मोदी जी का, ये उसकी तस्वीर है। जो मुंह पर जिप लगी हुई है, उस जिप पर अडानी बना हुआ है। और हम लोग ये क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद। हम लोग ये क्यों कह रहे हैं? अडानी जी पर क्या आक्षेप है? अडानी जी पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन किया, स्टॉक प्राइस में छेड़छाड़ करी। उनका स्टॉक प्राइस 82 गुना ओवरवैल्यूड है, जिसका दाम 1 होना चाहिए, वो 82 रुपए का है। और उनके ऊपर सबसे गंभीर आरोप यह लगा है कि उनकी शेल कंपनीज हैं, जिनके माध्यम से बेनामी पैसा बाहर से आया है और यहां पर आकर इन्वेस्ट हुआ है। और जो शेल कंपनीज हैं, उसमें से कई के एड्रेस, कई के पते भी सेम है, जो बाहर मॉरिशस वगैरह में है। उसमें से जो इनके भाई विनोद अडानी है, एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है चैंग चोंगलिंग, ये एक चीनी कंपनी है जिसको बैन किया गया था। इस कंपनी का और गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का एड्रेस भी सेम है, जो डायरेक्टर है इनके बोर्ड पर, इनकी कंपनियों में। तो आक्षेप बड़े गहन है। पहला आक्षेप स्टॉक मैनिपुलेशन का, स्टॉक ओवरवैल्यूएशन का, और बेनामी पैसा लाकर शेल कंपनीज के माध्यम से लगाने का। अब इसमें क्या आपत्ति है? मैं छोटी सी आपसे बात पूछती हूं, इसमें क्या आपत्ति है? इसमें आपत्ति इसलिए है क्योंकि अडानी 609 नंबर पर थे सबसे अमीर लोगों की सूची में 2014 में। 2022 में वो नंबर 2 पर आ गए। किसकी दया और किसकी कृपा हुई? अपने मित्र मोदी जी की कृपा से। और जब वो 2 नंबर पर आए तो वो पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स पर, फूड एंड एग्रीकल्चर पर, सीमेंट पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर, ऐसे तमामों सेक्टर में उनकी विशेष मोनोपोली बन चुकी थी। 6 एयरपोर्ट उनकी गोदी में डाल दिए जाते हैं, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और नीति आयोग ने दोनों ने लिखित में इस पर गंभीर आपत्ति जताई थी। लेकिन जब सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का? 6 एयरपोर्ट एक साथ अडानी जी के गोदी में डाल दिए जाते हैं। लॉ बदल दिया जाता है। लॉ था कि जिसका पहला एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट बिल्डिंग में, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। नीति निर्धारण बदल जाता है। नीति निर्धारण SEZ के लिए बदला गया, नीति निर्धारण पोर्ट्स के लिए बदला गया और एयरपोर्ट्स के लिए बदला गया। और हमने देखा कि कैसे अडानी जी एक मोनोपोली, एक एकाधिकार बना लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, अडानी जी की कंपनी डिफेंस में भी है, पोर्ट्स में भी है, एयरपोर्ट्स में भी है, ये सब इकोनॉमी के स्तंभ हैं। उनकी करीब 10 लिस्टेड कंपनीज है और 5 और लिस्ट होने वाली है स्टॉक मार्केट में। क्या हमारी सरकार ये जानना भी नहीं चाहती है कि ये जो आक्षेप लगे हैं और गंभीर आक्षेप है, बेनामी पैसा किसका आ रहा है, इतने इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमारी सरकार ये जानना नहीं चाहती है? सुई पटक सन्नाटा हमारी सरकार से। सारा देश पूछ रहा है अडानी का सत्य उगलिए, और अडानी का और नहीं बोल पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और सीना ठोक रहे हैं सदन में। और अब मैं बताती हूं कि हमें दिक्कत क्या है। हमें ज्यादा बड़ी दिक्कत यह है कि अडानी के स्टॉक मैनिपुलेशन करने के लिए, अडानी को वैधता देने के लिए, अडानी को पैसा देने के लिए LIC का पैसा, SBI का पैसा और छोटे निवेशकों का पैसा लगाया गया। LIC के 30 करोड़ पॉलिसी धारक है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये इंश्योरेंस कहकर एक रिक्शे वाला भी बेचारा अपना कुछ पैसा बचा के 50 रुपए जरूर LIC में लगाता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाली LIC आपकी इंश्योरेंस नहीं कर रही है, वो अडानी जी की इंश्योरेंस कर रही थी। अडानी ने के उसमें पैसा लगाया, वो पैसा 75 हजार करोड़ तक गया, अब वो गिरकर 30 हजार करोड़ हो गया है। और LIC कहता है नहीं हमने तो जी 20 लगाए थे, वो 30 हो गए। मैं आपके सामने एक सवाल बताती हूं। एक टाइम वैल्यू ऑफ रुपी होता है। आज से 10 साल पहले आपने 100 रुपए कहीं पर निवेश किए, 5 साल बाद वो पैसा 1000 रुपए बन गया। लेकिन उसके 5 साल बाद जब 10 साल खत्म होने पर आए तो आपका वो 1000 रुपया घटकर 200 हो गया। तो आपका मूल निवेश 100 से 200 नहीं बढ़ा,
जो मार्केट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ रुपी और मार्क टू मार्केट जो कैलकुलेट किया जाता है, आपका पैसा 100 से 200 नहीं हुआ, आपका पैसा 1000 से गिरकर 200 हो गया और फंड मैनेजर से पूछा जाएगा कि 1000 से गिरने कैसे दिया 200। अब बात कर लीजिए बैंकों की। 81,000 करोड़ बैंकों का कर्जा अडानी समूह पर है। यह उनके टोटल कर्जे का सिर्फ 38% है। लेकिन आपको पता है इस 38% में 30% सरकारी बैंकों का है और 8% प्राइवेट बैंक का है। ये कौन से सरकारी बैंक थे जो लपक लपक के पैसा दे रहे थे अडानी जी को? और जब अडानी का मार्केट वैल्यूएशन गिरना शुरू हुआ और जब सबको पता चल गया कि करीब 16 लाख करोड़ मार्केट कैप इरोड हो गई, इनका एफपीओ आया और उस एफपीओ में भी एलआईसी और एसबीआई पैसा लगा रहा है। ये फोन बैंकिंग की बात करते थे, उस एफपीओ में मुकेश अंबानी जी से पैसा लगवाया गया, सुनील मित्तल जी से लगवाया गया, जिंदल जी से लगवाया गया। ये बिना फोन बैंकिंग के तो पैसा लगा नहीं था। तो छोटे निवेशकों का 10 लाख करोड़ तो करीब अडानी का नुकसान हुआ मार्केट में, लेकिन जो 6 लाख करोड़ छोटे निवेशकों का नुकसान हुआ, जो अपनी गाढ़ी कमाई मार्केट में लगाते हैं, उसके बारे में सरकार चुप रहेगी। और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूं, कोई और होता या कोई और सरकार होती तो ईडी, एसएफआईओ, एमसीए, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, सेबी, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटर, ऐसी तमाम संस्थाएं अभी तक इसमें कूद पड़ी होती। लेकिन भाई संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? कोई चू ही नहीं कर रहा है, कोई शब्द ही नहीं बोल रहा है। वित्त मंत्री ने जुलाई 2021 में कहा था सेबी कुछ तफ्तीश कर रही है अडानी समूह पर। 18 महीने हो गए, वित्त मंत्री के मुंह से अडानी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री पानी पीने लगते हैं अडानी का नाम सुनकर, और सेबी क्या कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। और वो सेबी, वो मार्केट रेगुलेटर जहां पर अडानी जी के समधी मेंबर है सेबी बोर्ड के। आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, जिस सेबी को आपको इन्वेस्टिगेट करना है उसके बोर्ड पर आपके लड़के के ससुर, आपके समधी मेंबर है, सिरिल श्रॉफ जी, और सरकार चुप है। आरबीआई ने बैंकों से पूछा आपका कितना एक्सपोजर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा चुप बैठा हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी के खिलाफ, अगर चाहे तो बस उसी का दायरा बढ़ा दे, सारी तफ्तीश हो जाएगी। सुई पटक सन्नाटा। एसएफआईओ चुप, ईडी चुप, लेकिन अभी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा तो ईडी के साहब सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो ये असलियत है। लेकिन दुनिया क्या कह रही है? हम तो चलिए मौन धर ले, आंखों पे पट्टी जैसे मोदी जी बांध लेते हैं, इस फोटो की तरह मौनी बाबा बन जाते हैं, हम तो चलिए फिर भी चुप रह जाएंगे। दुनिया क्या कह रही है? दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स के जो इंडेक्स है, डाउ जोन्स या एसएनपी, वहां से अडानी समूह को बाहर कर दिया गया कि नहीं, ये स्टॉक यहां ट्रेड नहीं हो सकता है। दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन देते हैं कोलैटरल पर, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो, चाहे वो सिटी ग्रुप हो, चाहे वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, उन्होंने कहा हम अडानी के बॉन्ड लेकर अब लोन नहीं दे सकते, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अडानी को डाउनग्रेड कर दिया है। बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स ने कहा है कि इनका रेवेन्यू बहुत खतरे में आ जाएगा, इनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। अडानी को ज्यादा शेयर्स फिर से प्लेज करने पड़े सरकारी बैंकों के पास। और यही नहीं, जो पेंशन फंड, चाहे वो नॉर्वे का पेंशन फंड हो जिसने पैसा लगाया था अडानी में, उन सब ने अपनी अपनी स्टेक होल्डिंग बेच दी है, कुछ ने तो घाटे पर बेच दी है। दुनिया ये कह रही है अडानी के बारे में, और हम मुंह में दही जमाकर, जिस पर जीएसटी लगा हुआ है, आंख पे पट्टी बांध के चुप बैठेंगे। और क्यों सवाल उठ रहा है एलआईसी और एसबीआई पर? क्योंकि आप में से जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, जो बड़े बड़े अच्छे म्यूचुअल फंड इंडिया के हैं, वो अडानी के किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। नो गुड म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन्वेस्ट इन द अडानी स्टॉक्स, बट एलआईसी इन्वेस्ट। और एक अब आपको मैं पते की बात बताती हूं, आप में से जो युवा हैं या जिनके मित्र होंगे जो नौकरी सरकारी ढूंढना चाहते हैं, लोगों को लगता है एनटीपीसी में नौकरी लग जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में लग जाए, आईजीएल में लग जाए, गेल में लग जाए, गुजरात गैस में लग जाए। आपको काला सच पता है अडानी और मोदी जी की मिलीभगत का, मोडानी का काला सच ये है कि जब एलआईसी को पैसे चाहिए थे अडानी स्टॉक में लगाने के लिए, उनका स्टॉक बढ़ाने के लिए, वो पैसा कहां से आ रहा था? जून 2021 से
LIC ने लगातार अडानी के स्टॉक खरीदने शुरू करे। और आपको पता है क्या बेचकर वो पैसा आ रहा था? वो NTPC बेच रहे थे, वो पावर ग्रिड बेच रहे थे, वो IGL बेच रहे थे, वो गेल बेच रहे थे, वो गुजरात गैस बेच रहे थे और अडानी के स्टॉक में पैसा लगा रहे थे, जो कि हर पैरामीटर में इन कंपनीज के पीछे है। अर्निंग पर शेयर होता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है, रेशियो होता है, हर रेशियो में पीछे थे। और उसके बाद भी सरकार की महारत्ना नवरत्ना कंपनी के स्टॉक बेच बेचकर पैसा जोड़ा जा रहा था कि मित्रगण, मोदी जी के जो सबसे अभिन्न मित्र हैं, उनकी कंपनी में पैसा डाला जा सके। अब ये लोग कहेंगे कि हम क्या चाहते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकार को जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया उस पर जवाब देना चाहिए, और 2 मिनट उस पर भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी ने सदन में, और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया भाषण, शालीनता, गरिमा, तथ्यों के आधार पर बिना उत्तेजित हुए, बिना तीखे सवाल किए, बहुत शालीनता से उन्होंने एक भाषण दिया। और उस भाषण में उन्होंने बोला कि हमारे सिर्फ 3 सवाल हैं आपके साथ। आपकी कौन कौन सी विदेश यात्रा पर आपके साथ अडानी जी गए, आपकी किस विदेश यात्रा पर वो आपके साथ नहीं गए लेकिन वहां पर आपसे मिलने आए, और आपकी कौन सी विदेश यात्रा ऐसी थी कि जब आप वहां से वापस आ गए तो अडानी जी को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इस सवाल के बारे में क्या अनपार्लियामेंट्री है मैं नहीं जानती हूं। क्या इसमें कहीं भी हमने गरिमा का हनन किया है? क्या हमने इसमें कहीं भी कोई अनुचित सवाल पूछा है? क्या मोदी अडानी रिश्तों के बारे में बात करना असंसदीय है? राहुल गांधी जी की उस स्पीच के 18 अंश प्रतिबंधित कर दिए गए, और अगर आप उसको उठाकर देखिएगा तो वो प्रतिबंधित अंश वो है जहां पर मोदी और अडानी का नाम साथ में आ रहा है। तो इसमें आप इतना डरते क्यों हैं? अगर नाम साथ में आ रहा है तो उसमें घबराने की क्या बात है? क्योंकि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। अगर डरते नहीं तो आप डंके की चोट पर अडानी पर जवाब देते और बताते कि कैसे अडानी जी का पैसा बढ़ा, आपकी क्या भूमिका रही। आप ऐसे डर गए कि आप बिल में घुस गए और आपने 2 घंटे 40 मिनट दोनों सदनों में बोला लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। तो राहुल गांधी जी ने आपसे ऐसा ही तो यही तो सवाल पूछा था। और ये सवाल क्यों पूछा था? बांग्लादेश में मोदी जी जाते हैं स्टेट विजिट पर, वापस आते हैं, अडानी जी को 25 साल का पावर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मोदी जी श्रीलंका गए, वहां का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड, हम नहीं कह रहे हैं, वहां का ऑफिशियल कह रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देना। मोदी जी इजराइल गए, इजराइल से वापस आए, हमारी सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लेकिन अडानी जिसका डिफेंस में कोई रत्ती भर एक्सपीरियंस नहीं था, उनको स्मॉल आर्म्स लाइसेंस, MRO, हर चीज का, हाइफा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और ये पैटर्न है। तो मोदी जी की डोमेस्टिक नीति भी और मोदी जी की विदेश नीति भी पूरी तरह से अपने मित्र के बचाव में, अपने मित्र को पनपने में और भगवान जाने पैसा किसके लिए बनाने में जुटे हुए हैं। मैं एक बात अंत में कहकर अपनी बात जरूर खत्म करती हूं। क्या हम एंटी बिजनेस है? कतई नहीं। मुझे लगता है कॉर्पोरेट इंडिया का, इंडस्ट्रीज का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का उतना ही योगदान इस देश के बनाने में, इस देश के ग्रोथ में, इस देश की प्रॉस्पेरिटी में है जितना आम आदमी का। लेकिन जब रूल्स, जब लेवल प्लेइंग फील्ड, जब हर तरह का भ्रष्टाचार किया जाएगा सिर्फ एक आदमी की वेल्थ बनाने में, तो सवाल जरूर उठेंगे। और वही मोडानी में हुआ है। आपने रूल्स रातों रात बदले, आपने बाकी इंडस्ट्री को भी बाहर कर दिया, आपने लोगों को जबरन ईडी भेजकर, इनकम टैक्स भेजकर, उनके केसेस NCLT और IBC में लाकर कान पकड़ के एसेट्स अडानी जी को दिए। अब जीवी के बेचारों के पीछे आपने ईडी छोड़ा हुआ है, तो वो मरता क्या ना करता, वो तो कहेंगे ही नहीं मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। लेकिन आप पैटर्न देख लीजिए कैसे दबाव बना। अगस्त में उनके ऊपर रेड होती है, केस बन जाता है, जब एसेट वापस दे दिया जाता है अडानी जी को, केस खत्म। तो हमारा सवाल सिर्फ ये है कि रेगुलेटर्स इस देश के क्या कर रहे हैं, मोदी जी कब तक चुप रहेंगे अडानी पर, और इस देश को आप वो काला सच अपनी मिली भगत का कब बताइएगा कि कैसे कैसे आपने अडानी की मदद करी। और हम जानते हैं कि इंडस्ट्री जरूरी है, लेकिन जिस अडानी को 609 नंबर की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में से उठाकर मोदी जी ने शिखर पर बिठाया, नंबर 2 पर ले आए, बात तो नंबर 1 पर लाने की थी, बेचारे ला नहीं पाए, नंबर 1 पर ले आए, उसके बारे में मुझे सिर्फ यह कहना है कि वो मात्र 23,000 लोगों को नौकरी देते हैं इस देश में।
और इस देश में छोटे लघु मध्यम उद्योग ऐसे हैं जो भर भर के लोगों को नौकरी देते हैं, और वो 11,655 लघु मध्यम उद्योग पिछले एक साल में वो एमएसएमईज बंद हो गए। सरकार का मुंह में सिर्फ जबानी जमा खर्च और दही जमी हुई है। तो सवाल अपने आप में बहुतेरे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम आपके हैं कौन, तमाम ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन एक ही शेर से इसका अंत करूंगी और उसके बाद आपसे एक सवाल करूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। क्या आपको लगा मैंने कुछ गलत कहा? इसमें मैंने कोई गरिमा भंग करी, कोई संसदीय मर्यादा तोड़ी? ये लाइनें, ये पंक्तियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खरगे जी ने सदन में पढ़ी और ये भी एक्सपंज कर दी गई। तो सिर्फ मोदी अडानी साहब का नाम एक साथ नहीं, ये भी एक्सपंज हो जाएगा। लेकिन ये देश देख रहा था कि जब अडानी पर बोलना था तो मोदी जी जैसे 20-25 साल के लड़के नहीं सीना ठोक कर बोलते हैं मैं सब पे भारी हूं, आप है भारी, आप है पनौती, आप पनौती है, आप भारी है इस देश के भ्रष्टाचार पर, आप भारी है बेरोजगारी पर, आप भारी है महंगाई पर, आप भारी है गरीबी पर, आप भारी है आर्थिक असमानता पर। आप तो उस बुलडोजर से भी भारी है जो उत्तर प्रदेश में चलता है और रात दिन एक में जल के मां और बेटी की मृत्यु हो जाती है। आप भारी हैं, आपने सच कहा, आपने मर्यादा लांघी, आपने तो वो आक्षेप लगाने का काम किया जो आज तक किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। आप छुई मुई हैं और हिंदुस्तान के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री को जो आजादी के लिए 10 साल जेल में रहे, आप पूछते हैं उनका नाम क्यों नहीं लगाते? आप हिंदुस्तान की परिपाटी नहीं जानते हैं? मैं आपसे पूछती हूं, आप नरेंद्र हीराबेन मोदी क्यों नहीं लिखते हैं? आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों लिखते हैं? तो इस तरह की घटिया, इस तरह की स्तर गिराने का काम आप करते रहिए। ये देश देख रहा है और ये देश पूछ रहा है कि अडानी से आपके संबंध क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो आपके हैं कौन? पहले सवाल सुओ मोटो प्लीज। अडानी जी अभी रेटिंग लिस्ट में नंबर 2 पे थे विश्व में, लेकिन इनकम टैक्स की बात करें तो टॉप 10 में कहीं उनका नाम नहीं था। कैसे देखते हैं? मैंने, आपने अच्छा सवाल उठाया, आपने इनकम टैक्स की बात करी, मैंने तो नौकरी की भी बात कर दी। इस देश का एक व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची पे नंबर 2 पर है। कितनी नौकरियां दे रहा है 140 करोड़ के देश में? 23,000, मात्र 23,000। इनकम टैक्स के टॉप 10 पे ही में नहीं है, वो टॉप 10 इनकम टैक्स पे ही में नहीं है। लेकिन मोदी जी की कृपा ऐसी है कि 609 नंबर से लाकर दूसरे नंबर पे बिठा दिया। अडानी ने देश के लिए क्या किया, ये मैं पूछना चाहती हूं। और जब आप पर आक्षेप लगेंगे तो आप कहेंगे देश के खिलाफ साजिश है, भ्रष्टाचार पे बात करना देश के खिलाफ साजिश है। मुझे लगता है अगर हम आपके संबंधों पर सवाल नहीं उठाएंगे तो हम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हर जगह अंतर्राष्ट्रीय साजिश देख लेना, हर आदमी को देशद्रोही कह देना, मूर्खता के सवाल पूछना। एक और सवाल आता और आप उससे पहले पूछिए, मैं उस सवाल का जवाब देती हूं। आपके राज्यों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बिल्कुल किया है, हम किसी को नहीं रोकते। हम कानून बनाते हैं, उस कानून में जो L1 बिडर होता है, अगर वो बिड जीतता है तो वो बिल्कुल काम कर सकता है। लेकिन हम थोड़ी उनको हवाई जहाज में अपने लेकर कभी इजराइल ले जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश ले जा रहे हैं, कभी श्रीलंका ले जा रहे हैं। हम थोड़ी उनको लोगों से कह रहे हैं भैया इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देना सारे। हम थोड़ी सभी को कह रहे हैं नहीं नहीं कोई प्रोब नहीं होगी अडानी पर। हम थोड़ी RBI को कह रहे हैं कुछ मत करो। हमने थोड़ी इनकम टैक्स के हाथ बांधे हुए हैं, हमने थोड़ी ED के हाथ बांधे हुए हैं। तो इससे पहले कि यह सवाल पूछा जाए, इस सवाल का जवाब देना जरूरी था। पता नहीं मेरी हंसी शायद पर्याप्त है इस बात का जवाब देने के लिए। योगी सरकार में एक मंत्री है राकेश सचान, MSME विभाग उनके जिम्मे है। उन्होंने पहले की सरकार में कह सकते थे अभी भी उनके कब्जे में 72 प्लाट है, वहां लगा नहीं है। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन एक आदमी के नाम पे 72 प्लाट सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं और MSME मंत्री अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है। जी हाँ, MSME के बारे में मैंने एक बात और बोली थी। इन्होंने खुद अपनी और अपनी संस्था के नाम पर ही 72 प्लाट आवंटित करा लिए थे। दिक्कत की बात, जिनका आपने नाम लिया, ये लोग तो खैर थाली के बैंगन जैसे लोग हैं, लेकिन आपने एक सवाल अच्छा पूछा, MSME की बात करी। 11,655 MSME इस देश में एक साल में बंद हो गई। कितनी उत्तर प्रदेश में बंद हुई उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, 72 प्लॉट पर मुंह छुपाएंगे। ये असलियत है इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश की। जब बड़े बड़े फिगर बोले जाते हैं,
पूरा एयरपोर्ट पटा पड़ा है भैया, इन्वेस्टमेंट आ ही जा रहा है। 4.2% आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश का है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो 2.4% था। तो इतना इन्वेस्टमेंट साल दर साल आ रहा है, दूसरी शासन में भी आ रहा है, नौकरियां नहीं बन रही हैं। लेकिन पता नहीं ये सवाल लोग जोड़कर क्यों नहीं पूछते। और मैं तो इनफैक्ट दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, हर राज्य को इन्वेस्टमेंट सबमिट करनी चाहिए, करोड़ों फूंक डालिए, अच्छी बात है। अडानी जी क्यों नहीं आए? बुलाए नहीं गए या आए नहीं या मना हो गए, मुझे नहीं पता। लेकिन 5400 करोड़ का मैं सुनती हूँ कि यहाँ पर आवंटन कर कुछ कैंसिल हुआ। एक सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति है पूर्व सांसद, पहले इस पे सुओ मोटो पे ले लें अडानी जी को। मां बेटी जो मौत, इसमें बोला महिलाओं के अंदर आग लगाने की होती है टेंडेंसी। किसने बोला है ये प्रतिभा शुक्ला के जो पति हैं अनिल शुक्ला जी, मंत्री हाँ पूर्व सांसद। मतलब मैं स्तब्ध हूं ये सुनकर कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में ये बोल भी सकता है। और महिलाओं के बारे में, एक महिला से उनकी उत्पत्ति हुई होगी, एक महिला से उनकी शादी हुई है, एक महिला ने शायद उनके बच्चे भी पैदा करे होंगे, और वो ये कह रहे हैं महिलाओं की टेंडेंसी होती है आग लगाने के लिए। आपका जो तंत्र है, जो बुलडोजर आपका है, वो लोकतंत्र पर भारी पड़ रहा है। वो सरेआम 2 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उस पर आप बुलडोजर चलाते हैं, आप तानाशाही से सरकार चला रहे हैं। आपको लग रहा है कि सीना चौड़ा करके आप बुलडोजर बाबा बन रहे हैं। चीख चीख कर लोग लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। और जो वक्तव्य आपने दिया, मतलब इसकी मैं भर्त्सना भी नहीं कर सकती हूँ। एक महिला के बारे में, एक औरत, और ऐसे लोग कह रहे हैं जो शायद हिंदू धर्म को मानते और पूजते हैं, जिस धर्म में यत्र नार्यस्तु तत्र रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। पता नहीं कैसे बोल जाते हैं। एक एक करके हमने भी नियम और कानून के तहत ही ये सारी चीजें ली हैं, तो इसको कैसे आप लोग, मैं एक बात हमेशा कहती हूं जहां भी जाती हूं कि नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर तो जमीर बेच के काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग असल में पत्रकारिता करते हैं। ये मैं सच बता रही हूं, दिल पे हाथ रख के कह रही हूं। रीजनल मीडिया सवाल पूछता है और पत्रकारिता करता है। बहुत अच्छी आपने बात कही। अडानी जी ने एकदम से इंटरव्यू देने क्यों शुरू कर दिए थे? हर चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे रहे थे, बता रहे थे कैसे वो ब्रांड भारत है, बता रहे थे कहां से उनकी शुरुआत हुई। क्यों हुआ? एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद अडानी जी धड़ाधड़ स्टॉक मार्केट में गिरने लगे। उस रिपोर्ट ने जरूर उनसे उनका साइड ऑफ द स्टोरी मांगा होगा। तो कहीं पर तो मुझे लगता है मिट्टी पलीद होने वाली थी, उसके पहले प्रीएम्प्ट किया जा रहा था बैड न्यूज को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और तीसरे व्यक्ति की अपने देश पर या देश के प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर टिप्पणी भी करना चाहती हूं। हमारे मसले हैं, हम सुलझा लेंगे। लेकिन हां, मैं ये जरूर कहूंगी कि इस देश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार महालोकतांत्रिक कार्य कर रही है। जब आप सदन में बोलने नहीं दीजिएगा, जब आप सदन में विशेषाधिकार के तहत, मतलब एक चिट्ठी लिखी किसी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ और विशेषाधिकार कमेटी ने वो राहुल जी को चिट्ठी भेज के जवाब मांगा। रूल 105(1) के तहत सदन में कोई भी सांसद कुछ भी कहने की, अभिव्यक्ति की आजादी एंजॉय करता है। और आर्टिकल 105 सेक्शन 2 के तहत सदन में बोली हुई बात से आपको इम्यूनिटी मिलती है, आपके खिलाफ कोर्ट केस नहीं हो सकता। लेकिन आप तो थोड़ा एक्सपंज कर रहे हैं। राहुल जी ने कौन सी अमर्यादित भाषा बोली थी? ये बात अगर इस पर चर्चा हो तो इस पर जरूर लोकतांत्रिक तरीकों पर चर्चा होनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है उससे मुझे फर्क नहीं। मुझे फर्क यह पड़ता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंडिसेस हमारे यहाँ के एक समूह को संदिग्ध तरीके से देख रहे हैं। और ये देश के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर, इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पर बहुत बड़ा धब्बा है। इनसे एक बार करूं, फिर आपके पास आ जाऊंगा। 4 से 14 थी। उस दौरान जो एनडीए ने यूपीए के खिलाफ जिस तरह से मार्केटिंग की, वैसी मार्केटिंग में आपका कोई दम नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? आप तो कर रही है, लेकिन एक छोटी सी बातचीत हो रही है, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे आप? इसके 2 कारण हैं, और वो कारण भी आपको मैं गिना देती हूँ। और मैं छुपने वालों में से नहीं हूं। इस देश में आज 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम लोग अडानी पर 23
जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार हम अडानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर टीवी डिबेट में बोल रहे हैं, हर न्यूज़पेपर को बाइट दे रहे हैं और सदन में हमारे सांसद बोल रहे हैं। सदन में हमारे नेताओं के वक्तव्यों को काट दिया जाएगा। आज 23 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और प्रभु मैं आपसे पूछती हूं कितने अखबार कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रथम पृष्ठ पे दिखाएंगे, उसका जवाब मिलना चाहिए। दिक्कत की बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं लोकतंत्र को संभालने के लिए, लोकतंत्र के प्रहरी बनने के लिए, ऑपोजिशन की आवाज को बुलंद करने के लिए, आज वो सब चरण वंदन में लगे पड़े हैं। आज चरण चुंबक तो ऐसे हैं टीवी चैनल के कुछ नोएडा कमांडो वॉरियर एंकर कि वो अडानी पर, मतलब वो मोदी से ज्यादा अडानी का बचाव करने के लिए उतरे हुए हैं। अरे अडानी पर बड़े गहरे आक्षेप लगे हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन पे लोग सालों सालों जेल में रहे हैं इस देश में। आप कह रहे हैं हम तेवर नहीं दिखा रहे, तेवर तो हम बहुत दिखा रहे हैं। तेवर दिखाने की बात यह है कि 18 हमने क्या नहीं किया था, हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा में बोलने दिया था, हमने आपको लोकसभा में वक्तव्य पे 18 बार काटा नहीं था, वो तेवर बिल्कुल अलग था, शायद काटना चाहिए था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इजराइल की एजेंसियों की मदद से देश में होने वाले आम चुनावों को प्रभावित करती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, मैंने लगाया, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस पर। एक खबर आई है और वो खबर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रही है, द गार्डियन में वो खबर आई है। इजराइल की एक कंपनी है टीमोरे के नाम से, और उसने 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई है, सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया है, और उन 30 देशों की सूची में भारत है और हमारी सरकार चुप है। इजराइल के पहले पेगासस पर भी आई थी खबर। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सरकार ने उस समिति के साथ उसका सपोर्ट ही नहीं किया था। तो ये सवाल क्यों नहीं उठेंगे? सदन से ये संसदीय चीजों को भी अगर डिलीट कर दिया जा रहा है तो इसके लिए क्या ये मंच इतना काफी है या कोई और तरीका है? हर मंच को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो, प्लीज थोड़ा सा शांति रख लीजिए। हर मंच का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सदन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मीडिया का मंच हो, हर मंच का इस्तेमाल कर इस पर आवाज उठाएंगे। We can take it offline. I don't want to degrade from this press conference. Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो देखिए, समाजवादी पार्टी से कल ट्विटर के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि मुझे निष्कासित कर दिया गया है। क्यों किया गया, क्या किया गया, क्या कारण रहा, न उस पर किसी पदाधिकारी के सिग्नेचर हैं, ना ही कोई पार्टी पैड पर है, ना ही उसमें किसी का नाम लिखा है। बस एक लाइन की ट्वीट है कि रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया था। 16 वर्षों की मेरी निष्ठा है, उसका मुझे ये जो निष्कासन मिला है, मुझे एक ही कारण समझ में आता है कि पिछले कई समय से मैं श्री रामचरितमानस, प्रभु श्री राम, सनातन धर्म को लेकर के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी, और मैंने एक घोषणा की थी कि मैं श्री रामचरितमानस सम्मान यात्रा निकालूंगी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विरोध में, जो कि उन्होंने श्री रामचरितमानस को जलाया है। तो अभी आप कहीं अपील भी करेंगे इस जो आपका निष्कासन का, या किसी से इस तरह की बात करेंगे पार्टी के? देखिए, पार्टी पटल पर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ही हैं जो निर्णय लेते हैं, तो संभवतः उनसे पूछकर ही ये इतना बड़ा निर्णय लिया गया होगा। तो जहाँ मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मैं तो यही शेर कहूँगी कि वही कातिल हैं, वही मुंसिफ हैं, तो अब मैं उनसे क्या अपील करूँगी? आपने प्रयास किया है उनसे बातचीत करने का? निश्चित तौर पर पार्टी पटल पर मैंने तमाम बातें ये रखी, तमाम बार मैंने ये बात रखी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का अर्थ भगवा का विरोध, सनातन का विरोध, हिंदू धर्म का विरोध, हिंदुत्व का विरोध करना नहीं होता। श्री रामचरितमानस का विरोध करना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को हम रोटी रोजगार के मुद्दों पर घेर सकते हैं, अत्याचार के मुद्दों पर घेर सकते हैं, महिलाओं के मुद्दों पर घेर सकते हैं। और इस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके का समाजवादी पार्टी में माहौल पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत असहज स्थिति है। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, और वो कहते हैं ब्राह्मण बनिए, ठाकुर को लात मार के बाहर निकालो, सवर्णों को मारो,
और 85-15 का खेल होगा, हम सिर्फ दलितों और पिछड़ों की बात करेंगे, तो हम लोग जो इतने समय से समाजवादी पार्टी का अभिन्न हिस्सा है उनके लिए कितनी असहजता की स्थिति हो जाती है। लेकिन ये सब नहीं सोचे बिना मैं बार बार अपनी आवाज़ पार्टी पटल पर उठाती रही। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन कर देंगे, तो मैंने उनसे एक बात कही थी। मैंने कहा, आदरणीय आप ये बताइए कि 2012 में हमने अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से जब मुख्यमंत्री बनाया था तो हमारा था कि रोटी मकान सस्ते होंगे, कपड़े सस्ते होंगे, मकान कपड़े सस्ते होंगे और शिक्षा दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, ये जो लोहिया जी का नारा था, इस नारे के साथ हमने बनाई थी। तो क्या आप समाजवादी पार्टी की सरकार ला सकते हैं श्री रामचरितमानस का विवाद करके? ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है आप धर्म पर बहस करें। तो मुझे ये था कि मुझे बड़ा सकारात्मक तौर पर लेंगे। आदरणीय श्री रामगोपाल यादव जी का कल शाम को बयान आया था कि हमारी पार्टी तो भगवान शंकर की बारात है, लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी बात रखते हैं, सभी लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं बड़ा प्रसन्न भाव से मैंने सोचा कि देखो, मैं सनातन की बात करती हूँ, मैं सवर्णों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, तो मेरी बात भी सुनी जा रही है पार्टी में। लेकिन ये तो बड़ा अप्रत्याशित हो गया कि अचानक से, और वो भी ट्विटर के माध्यम से, आप किसी संस्था में काम करते हैं, चलिए मैंने पार्टी को परिवार माना, पार्टी ने मुझे परिवार नहीं माना, तो पार्टी का एक संविधान होता है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र कैसे बचाएगी पार्टी जब आंतरिक लोकतंत्र ही जिंदा नहीं रहेगा? वो कैसे? प्रभु श्री राम आस्था है हमारे देश की, प्रभु श्री राम आत्मा है हमारे देश की। अगर आप उसके लिए अभद्र बोलते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के लिए अभद्र बोलते हैं, और उसके विरोध में मैं ये कहती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये कृत्य उचित नहीं है, तो उसके फलस्वरूप उनको महासचिव बना दिया जाता है, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। ये तो बात अब जनता देखेगी, समाज देखेगा, उत्तर प्रदेश की करोड़ों की जनता देखेगी जो सनातन में मानती है, सनातन में विश्वास रखती है। और मैंने तो कभी किसी अन्य धर्म का अपमान ही नहीं किया, ना बौद्ध धर्म से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आते हैं उनका अपमान किया, ना मैंने कभी इस्लाम का अपमान किया, ना गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया। मैंने किसी धर्म का कभी अपमान नहीं किया। मैं सेकुलर सोच की महिला हूँ, लेकिन अपने धर्म के लिए बेहद कट्टर हूँ। अपने धर्म के लिए मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करती, लेकिन अगर कोई मेरे धर्म का अपमान करेगा तो वो मुझे स्वीकार नहीं। आगे क्या रणनीति अपना रहे? जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ लिया है, अब जाहि विधि राखे राम। हो सकता है कि यही मेरा अवसान हो, 16 वर्षों की राजनीतिक जीवन का हो सकता है ये समाप्ति हो। आज आप समाप्ति का दी एंड का चैप्टर आप लिख रहे हो, या हो सकता है ये मेरा पुनर्जन्म हो। ये दोनों ही संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि आज जिस तरह से मेरी स्वीकार्यता सनातन धर्म के लोगों में बनी है, आज राजू दास जी, महान जी, तमाम बाबा महाकाल की आरती करने वाले जो भस्म आरती करते हैं, वहाँ के महंत का फ़ोन आ रहा है, लेटे हुए हनुमानगढ़ी मंदिर से आ रहा है, लेटे हुए हनुमान जी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है। जो जितने साधु महंत, साधु सन्यासी, महात्मा, धर्माचार हैं, जिनको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पानी पी पी कर गालियाँ दी हैं, जिनको आतंकी बोला है, जिनको भगवा आतंकी बोला है, जिनको अपशब्द कहे हैं, जिनको बहुत ही नीच शैतान कहा है, वो सारे आज मेरे समर्थन में हैं। तमाम सनातनी लोग मेरे समर्थन में हैं। एक समाजवादी ज़रूर मुझसे छूटी है, समाजवादी पार्टी के आधे लोग भी मेरे समर्थन में हैं। वो ये बात अलग है कि टिकट के लिए राजनीतिक अभिलाषाओं, महत्वाकांक्षाओं की खातिर वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी धार्मिक आस्थाओं पर वो कुठारा घात करे और मैं सहन कर जाऊं। ऐसी राजनीति, ऐसे निष्कासन, मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ के कह दिया है कि ऐसे हजारों निष्कासन सनातन धर्म के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, श्री रामचरितमानस के लिए, अपने धर्म के सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैं लेने को तैयार हूँ। दूसरी बात मैं हमेशा यही कहूँगी कि समाजवादी पार्टी के लिए इस तरह की विचारधारा घातक सिद्ध होगी। आज मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको याद होगा 2016 में आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में यही व्यवहार हुआ, और बाद में पता चला कि उनकी आवश्यकता है और उन्होंने अपनी आवश्यकता प्रूव की। तो मेरी पार्टी को मेरी आवश्यकता है, मैं जानती हूँ, क्योंकि उन्होंने सदैव, जब एक सनातनी ब्राह्मण का चेहरा था, जब भी उनको लगता था कि ब्राह्मण के मामले में, सनातन के मामले में लैग कर रहे हैं, तो रोली तिवारी मिश्रा को मुखपृष्ठ बना करके उन्होंने आगे कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं बात करती हूँ बतो इज्जो मंतशा, बतो जिल्लो मंतशा, यानी इज्जत और जिल्लत
ऊपर वाले के हाथ में, तो आप मेरे लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन जब मैं ये बात करती हूँ कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधाता क्या, दोनों ही आयत और चौपाई एक से हैं, बिल्कुल सेम है। तब आप कहते हैं अरे आप श्री रामचरितमानस की बात क्यों कर रही हैं, इस पार्टी में आप श्री रामचरितमानस की बात क्यों कर रही है। जब मैं किसी भी धर्म की बात करते करते बोलती हूँ इन्ना लिल्लाह माँ साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है, तो आप फिर मेरे लिए तालियां बजा देते हैं। और जब मैं बात करती हूँ कि जब आए संतोष धन सब धन धूल समान, यानी सब्र जब आएगा संतोष आएगा तो सारे धन धूल के समान, सेम वही बात। ना कभी आयत और चौपाई आपस में लड़ती हैं, आयतें और चौपाइयों में वही सेम बात लिखी हुई है। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों की जब मैं श्री रामचरितमानस के सम्मान की बात करती हूँ, जब मैं कुरान के सम्मान की बात करती हूँ, आप आज मेरी एक महीने पुरानी पोस्ट देख लीजिएगा। जब मुझे नमाजवादी कह के ट्रोल किया तो मैंने कहा कि नमाज सबसे खूबसूरत विधा है, आप ज़मीन को कितनी बार छूते हैं, कितनी बार चूमते हैं, उस ईश्वर के आगे जो क्षितिजल पावक गगन समीर से मिलकर के बनाए, उस पंच तत्वों के बनाए हुए ईश्वर के आगे आप झुकते हैं, आप इस ज़मीन पर झुकते हैं, आप प्रणाम करते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये जो भी पद्धति है जिसको आप लोग बहुतायत से मानते हैं और मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, तो जब मैं किसी बौद्ध धर्म का अपमान नहीं करती, इस्लाम का अपमान नहीं करती, किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं करती, तो मैं ये अपमान कैसे स्वीकार करूं कि मेरे प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है। रामचरितमानस पर पैर रखकर जूता रखकर स्वामी प्रसाद बैठते हैं, कहते हैं ब्राह्मण बनिए ठाकुरों को मार के निकाल दो, गालियाँ देते हैं, भगवान श्री राम को अभद्र गालियां देते हैं, माता सीता मैया और रावण के संबंधों के बारे में गलत बोलते हैं और कहते हैं ये पार्टी की आंतरिक स्थिति है, और कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मानता, और जब मैं बाबा महाकाल की पूजा करके तिलक लगा के रुद्राक्ष लगा के जाती हूँ तो मुझ पर अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं। उन सब के बाद भी पिछले इतने वर्षों से मेरा सनातन इसलिए जिंदा था क्योंकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कभी मुझसे, भले ही आज नेताजी यहाँ नहीं है, उन पर कार सेवकों के हत्यारों का इल्ज़ाम लगता रहा, लेकिन नेताजी ने कभी मेरे सनातन को अस्वीकार नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी ने मेरे सनातन को अस्वीकार किया, मेरे हिंदुत्व को, एक महिला को, एक ब्राह्मण महिला, सनातनी महिला जो मुखर भाव से समाजवादी पार्टी का मुख पृष्ठ थी, जो अपनी बात रखती थी, आज उसका निष्कासन करना, मुझे लगता है कि जब नाज मनुष्य पर छाता है, नाश मनुष्य पर छाता है।